कैसे हैं आप। मैं पीरू कुमावत आज के इस नए वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं पीएफ इंस्पेक्शन और ऑडिट के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे स्टेट इंस्ट्रक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा पीएफ के बारे में। मैं आपके पीएफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का रिटायरमेंट फंड है। यह रिटायरमेंट के बाद जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। एक तरफ से सोशल सिक्योरिटी कवर भी करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत प्रोविडेंट फंड की सुविधा मुहैया करवाता है। अगर किसी कंपनी या संस्था में 20 या इससे अधिक कर्मचारी कर रहे हैं तो ईपीएफ एक्ट के तहत कंपनी कर्मचारी को पीएफ बेनिफिट देना होगा। ये मैंडेटरी है। अगर आप वॉलंटरी पीएफ कोड भी ले सकते हो। तो इसका मंथली पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे जमा होता है? ईपीएफ एक्ट के तहत कर्मचारी की सैलरी का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है और वही कंपनी भी 12% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी के 12% कॉन्ट्रीब्यूशन में 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.3% कर्मचारी की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। तो ये थोड़ा सा मैंने पीएफ एक्ट के बारे में बताया किया। तो इसी पीएफ एक्ट को उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए पीएफ की तरफ से एक इंस्पेक्शन बनाई गई है और कुछ जो होते हैं इंटरनल ऑडिट की तरह भी बनाए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, कंप्लायंस है, तो आप पीएफ के बारे में तो कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो तक अंत तक देखें और पूरा जरूर देखें। तो हम पहले इसमें डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफ ऑडिट और इंस्पेक्शन के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको इंस्पेक्शन के टाइम आपको जो चेकलिस्ट होगी उसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको अब इंस्पेक्शन होती है उस टाइम में सभी डॉक्यूमेंट्स आपको पास अवेलेबल नहीं रह पाते, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जब नोटिस आता है तो 7 डे या 15 डेज का टाइम मिलता है। तो आपको ईपीएफ में जब से आपका कोड अप्लीकेबल हो जाता है आपकी जो भी फैक्ट या सो फैक्ट में, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी फॉर्म वगैरह जो उसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आज का सिर्फ इसमें टॉपिक होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंस्पेक्शन जॉब ऑडिट। तो हमारा पहला है फॉर्म 11 ऑफ बोथ कवर्ड एंड एग्जेक्टेड एम्प्लॉय। तो ये फॉर्म 11 अब सोच रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑफलाइन में हमारे रिकॉर्ड के लिए फॉर्म 11 सभी का जो भी पीएफ में कवर्ड या अनकवर्ड है उनका भी भरना है। फॉर्म 11 ऑफ बोथ कवर्ड एंड एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज। तो ये जब आप इंस्पेक्शन होगा तो पहला पीएफ इंस्पेक्टर होगा, उसको पहली रिक्वायरमेंट होगी कि आप फॉर्म 11 दिखाओ जो पीएफ में कवर्ड है और अनकवर्ड। तो मैं पीएफ में कवर्ड और कौन से फॉर्म है, ये होता है फॉर्म 11 जिसमें एम्प्लॉय की पूरी डिटेल होती है। ज्वाइनिंग के टाइम में होते तो भी फॉर्म 11 हमें भराना होता है। फॉर्म 11 और फॉर्म 2 ये एग्जाम्प्टेड है। जो पीएफ में अनकवर्ड है जिनकी सैलरी हाई है तो वो पीएफ में अनकवर्ड एम्प्लॉय के लिए वहाँ पे उस पर फॉर्म 11 पे एग्जाम्प्टेड लिखा होता है और साथ में इनका फॉर्म 2 भी भराना होता है। फॉर्म 2 ईपीएफ एंड ईपीएस नॉमिनेशन फॉर्म और ऑल कवर्ड मेंबर्स। जो पीएफ में कवर्ड होते हैं उनके लिए फॉर्म 2 नॉमिनी बताइए, लेकिन अभी ऑनलाइन हो गए। लेकिन हमारे रिकॉर्ड के लिए इंस्पेक्शन वगैरह होने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अभी फिलहाल पीएफ की तरफ से ऑनलाइन ऑप्शन आ गया है, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं होता, अभी ऑफलाइन ही चल रहा है। तो इसमें आपको ऑल कवर्ड फॉर्म 2 भी भरना पड़ेगा। जो भी पीएफ में कवर्ड उसका नॉमिनी डिटेल फॉर्म 2 में दिखाया था, ऐसा फॉर्म 2 होता है जिसमें आपको पूरा उस जो भी ज्वाइनिंग होता है मंथली आपकी, उसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके कितने नॉमिनी तो आपको भर के आपको रखने होंगे। तो ये आपका एक पूरी कंप्लायंस जो भी इंस्पेक्शन है उस पर आपको फिर अगर आपको अचानक क्योंकि आती है तो इंस्पेक्शन तो आप इतना मेंटेन नहीं रख पाते, क्योंकि अगर आप कहाँ से बना पाओगे तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपको इंस्पेक्शन कराने में ईजी रहेगा। ये फॉर्म 1 और फॉर्म 2 ये आपको तो हर मंथली जो भी ज्वाइनिंग होता है उसको साथ में भरवाने चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ लास्ट 5 ईयर। अब अटेंडेंस रजिस्टर भी आपको, क्योंकि अभी पहले तो आपका पीएफ में इंस्पेक्शन होती तो लास्ट जब इंस्पेक्शन हुई तब से रिकॉर्ड मांगते, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले अमेंडमेंट हुआ था कि अब पीएफ में सिर्फ 5 साल तक ही आपका 5 साल के रिकॉर्ड ही चेक किया जाएगा। तो इसमें अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए लास्ट 5 ईयर का, या तो अटेंडेंस रजिस्टर में होना चाहिए या जो आपका जो डिजिटल हो गया फिंगरप्रिंट वाला जो भी अटेंडेंस निकलती है डिजिटल वाली वो आपके पास 5 साल की अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना है। 4th है सैलरी वेजेस सीट ऑफ लास्ट 5 ईयर साइन कॉपी पेंडिंग। आपको सैलरी वेजेस अगर आपने ऑनलाइन कैश पे करते हो तो आपको वो उसके आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से प्रिंट निकल जाता है, या ऐसे अगर आपके पास कैश में पे करते हो, कैश में अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ पुराने होते हैं तो कैश में पे, तो उसको सभी पे एक सैलरी शीट पे आपको पेड साइन उस एम्प्लॉय की साइन हो जाएगी हमने ये सैलरी ले ली, तो वो भी आपको
होना चाहिए। अब 5 पॉइंट हमारा बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट फॉर कंफर्मेशन ऑफ सैलरी ट्रांसफर एंड पीएफ चालान पेमेंट लास्ट 5 ईयर। अब वो आपको स्टेटमेंट मांगेगा सैलरी ट्रांसफर के, पीएफ चालान पेमेंट के लास्ट 5 ईयर के, तो ये आपको बैंक ट्रांसफर स्टेटमेंट आपको होनी चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आपको इंस्पेक्शन होगी तो सैलरी ट्रांसफर का प्रूफ देना पड़ेगा और पीएफ चालान पेमेंट का भी प्रूफ देना पड़ेगा, तो ये आपको रखना है 5 पॉइंट। 6 पॉइंट हमारा पीएफ ईसीआर चालान एंड पेमेंट स्लिप ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो ये भी आपको रिकॉर्ड मेंटेन, सब जितने भी आप मंथली चालान बनाते हो, इस चार्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, वो आपको सभी का 5 साल का आपका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। आप सोचते हो कि मैं पोर्टल पे अवेलेबल है, क्योंकि पोर्टल पे सिर्फ पीएफ चार्ट अवेलेबल रहेगा, चालान लास्ट 10 अवेलेबल रहते हैं, तो आप चालान को अपने सिस्टम पे सेव कीजिए या फिर उनको सिस्टम पे सेव कर लीजिए जिससे आपके पास प्रूफ रहे, या फिर उनको अपना एक फाइल बना लीजिए जिससे आपका एक पेमेंट रिसिप्ट वगैरह सब एक साथ लगा लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन हो जाए। तो ईसीआर चालान और पेमेंट का स्लिप लास्ट 5 ईयर, तो ये आप मत सोचना कि पीएफ पोर्टल पे आपको चालान मिल जाएगी। पीएफ पोर्टल पे लास्ट 10 मंथ के ही चालान अवेलेबल रहते हैं, बाकी वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। तो आपको रखना है पेमेंट रिसिप्ट, तीनों ये ध्यान रखना। और 7 पॉइंट है पीएफ चालान रिकॉन्सिलेशन फ्रॉम डेट ऑफ कवरेज अंडर ईपीएफ एमपी एक्ट 1952। तो पीएफ चालान रिकॉन्सिलेशन आपको जहाँ से आपके पीएफ एक्ट लगा है, कोड लगा है जिस दिन से, तो उस दिन से लेकर जितना भी आपका पीएफ रिकॉन्सिलेशन है वो आपको बना के रखना होगा, क्योंकि ये पीएफ इंस्पेक्टर आपसे मांगेगा कि मुझे रिकॉन्सिलेशन बना के दो। जब आपके पास इंस्पेक्शन नोटिस आता है तो उसमें आता है, मैं फॉर्मेट आपको दिखा दूंगा कि पीएफ रिकॉन्सिलेशन ये होता है। उसमें आपका नेम ऑफ कंपनी, कंपनी एड्रेस, पीएफ कोड नंबर, डेट ऑफ कवरेज, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तो पीरियड जहाँ से और जब तक आपने बनाया, तो इसमें आपका नाम, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कवर्ड एम्प्लॉय, टोटल पेड वेजेस, सैलरी, पीएफ वेजेस, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 10, जितने भी है पेमेंट कब की, तो उसमें वो आपका रेंडमली देखो, इसमें अगर वो 5 साल के चलान को चेक करे तो नहीं होगा, लेकिन इसके आप रिकॉन्सिलेशन बना के रखोगे अपनी, तो उसको भी इजीली रहेगा और कितना हुआ तो आपको उसको पता चल जाएगा, तो इससे आसानी, तो इसलिए वो ये फॉर्मेट में वो डाटा मांगते हैं। रिकॉन्सिलेशन का फॉर्मेट आपको ये ऐसा है कि आपको अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैलेंस शीट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो आपको बैलेंस शीट आपके अपने अकाउंटेंट के पास मिल जाएगा, तो वो 5 साल की आपको इसमें ज़रूरत होगी, वो क्योंकि पूरा अमाउंट चेक कराएंगे कितना सैलरी से मैच हो रहा है कितना नहीं, तो वो पूरा आपको ध्यान रखना। फिर पीएफ इंस्पेक्शन बुक फॉर वेरिफिकेशन ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड एंड अपडेशन। पीएफ इंस्पेक्शन बुक होती है, रजिस्टर होता है, जो आपको वेरिफिकेशन लास्ट इंस्पेक्शन रिकॉर्ड होगा तो आपको अपडेट रखना। इंस्पेक्शन बुक होती है वो भी आपको अच्छे से मेंटेन आपके पास रखनी चाहिए कि लास्ट कब हुई थी, और जब ये लास्ट हो गई तो इसमें उसका इंस्पेक्टर साइन करके जाएगा कि इस डेट को इतनी कंप्लीट हुई, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। 10 पॉइंट है एलिजिबिलिटी रजिस्टर। एलिजिबिलिटी रजिस्टर भी आता है पीएफ का, अभी वो आप ऑनलाइन अब नहीं है तो मैं आपको इसमें फॉर्मेट दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? एलिजिबिलिटी रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डेट ऑफ कवरेज, पीएफ कोड वही है, उसमें एम्प्लॉय का नाम, फादर नेम, डिपार्टमेंट, पीएफ अकाउंट नंबर, मेंबरशिप, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उसकी जो इवेंट डिटेल होती है वो आता है, कब से ज्वाइन हुआ था, कितना फादर, क्या ना फादर नेम, तो ये आपको भी मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है अपडेशन लिस्ट ऑफ यूएन एंड केवाईसी ऑफ एक्टिव मेंबर्स। ये पहले नहीं थी, अब हो गई, अब सभी की केवाईसी अपडेट होनी चाहिए, वो भी उसका प्रूफ मांगेगा, क्योंकि वो लास्ट में जब इंस्पेक्शन होता है 2-3 एम्प्लॉय से वेरीफाई करके पूछेगा कि आपकी केवाईसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही, तो सभी एम्प्लॉय की अपडेटेड केवाईसी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये कुछ इंस्पेक्शन जो होती हैं कंपनियों में, इसी कंप्लेंट, क्योंकि पीएफ ग्रीवेंस में डाल के केवाईसी ग्रीवेंस डाल देते हैं, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन या से होने लग जाती है। फॉर्म 2 होता है एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ फॉर्म 5 एंड डीएससी लेटर ऑफ करंट ऑथराइज सिग्नेचरी। जब आप डीएससी एक्टिव होती है तो उसका लेटर और फॉर्म 5 सबमिट कराना था, तो वो लेटेस्ट आपको साइन कॉपी आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। तो ये आपको उसमें जब आप इंस्पेक्टर आएगा तो आपके ये चेक करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिए, फॉर्म 5 या डीएससी, अगर आप फॉर्म 5 अभी तक पोर्टल पर अपडेट नहीं किया, पोर्टल पर अपडेट करके फिर उसको अपने जो ऑथराइज पर्सन है डायरेक्टर उनको साइन करा के ऑफिस में सबमिट करा के बाद साइन कॉपी होनी चाहिए। थर्ड है इंटरनेशनल वर्कर रिटर्न IW1, और नील की भी अब ऑनलाइन हो गई है, नील की भी अप्लाई होती है, और जो इंटरनेशनल वर्कर है तो भी, तो उसका भी आपके पास प्रूफ मांगेगा, आप ऑनलाइन अपने इंटरनेशनल वर्कर रिटर्न भर रहे हो नहीं भर रहे हो, नील रिटर्न भी भरी जाती है, और वो उसका IW रिटर्न के लिए रिकॉर्डिंग मेरा नया वीडियो अभी जल्दी आने वाला है। जो 13 पॉइंट है जो आपको इंस्पेक्शन में बहुत जल्द हेल्प करेंगे, तो आप ये सभी रिकॉर्ड मेंटेन रखेंगे तो आपके पास
कुछ भी किसी प्रकार की इंस्पेक्शन के टाइम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंस्पेक्शन टाइम में 10 दिन में इतना आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास अगर 100, 150, 400, 500 एम्प्लॉय तो आप इतना कहाँ से कर पाओगे। तो ये आप 13 पॉइंट है। तो अभी आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं किया आपने तो ये जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी पीएफ इंस्पेक्शन चलो अभी तो नहीं होगी, लेकिन जब भी होगी तो आपको ये रिकॉर्ड अभी से अगर आप मेंटेन रखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप एक साथ करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी KYC या DSC और फॉर्म 11, फॉर्म 2 जरूर भराए, जो आपके लिए आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। अगर कोई भी फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे मैं मोर मोटिवेट हूँ और आपको ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।